तो चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत के चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने कदम बढ़ा दिए। इसके साथ ही अब चांद के इस हिस्से से जुड़ी जानकारियां जल्दी ही हिंदुस्तान के साथ होंगी, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। लैंडर विक्रम अपने शानदार पेलोड्स के साथ चांद के वातावरण और जमीन दोनों की स्टडी के लिए तैयार है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की धरती पर क्या करने वाले हैं, अपने पहले मून वॉक पर प्रज्ञान ने क्या देखा और क्या है इसरो का 365 दिन का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी लैंडर फेज ने पार कर लिया है। लैंडर की ऊंचाई 3 किलोमीटर से कम, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। चांद पर हिंदुस्तान का विजयी निशान अंकित करने के बाद अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने मिशन के अगले चरण में जुट चुके हैं। और ये हैं चांद की सतह से भेजी गई वो पहली तस्वीरें जो रोवर प्रज्ञान ने देखी, विक्रम लैंडर ने कैमरे में उतारी। दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान की फतह को एक नए नजरिए और नैरेटिव के साथ देख रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने चांद पर भी अपना ध्रुव चुना है और वो भी अकेले दम पर चुना है। तस्वीर देखिए। चांद की इस तस्वीर में जो चंद्रमा के मध्य और उत्तर में नीले रंग के स्पॉट हैं, वहां रूस और अमेरिका ने मैन लैंडिंग कराई है, जबकि लाल रंग के स्पॉट वो साइट्स हैं जहां रूस और चीन ने रोवर और रिटर्न अभियान भेजे। अब जरा चांद के दक्षिणी ध्रुव को देखिए, जहां इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरंगा फहराया है चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर। और आज का सच यही है कि भारत ने अपनी धुरी चुनी है, अपना रास्ता तय किया है। अब बात आगे की। उत्सुकता इस बात को लेकर है कि आखिर रोवर प्रज्ञान अब आगे क्या करेगा या अभी क्या कर रहा है। तो इसे समझने के लिए पहले ये जानिए कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम पर कौन से ऐसे पेलोड हैं जो बेहद अहम हैं और क्यों। विक्रम लैंडर पर कुल 4 पेलोड लगे हैं, रंभा एलपी, चेस्टे और इल्सा। इसी तरह रोवर प्रज्ञान पर 2 पेलोड हैं जिनका नाम है एपेक्स यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो महत्वपूर्ण जानकारी चांद से जुटाएंगे। विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान निकल चुका है चांद की सतह पर घुमक्कड़ी करने, लेकिन इस घुमक्कड़ी में भी जिज्ञासा है जो चांद को जानने की है, और इसमें प्रज्ञान को मदद कर रहे हैं इसके 2 पेलोड्स एपेक्स और लिप्स। चांद की मिट्टी का तात्विक यानी एलिमेंटल अध्ययन रोवर का पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चांद की सतह के केमिकल और खनिज कंपोजिशन का अध्ययन कर रहा है, ताकि चांद की सतह को समझा जा सके। वहीं लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चांद की सतह पर लेजर ब्रेकडाउन के जरिए रासायनिक तत्वों की खोज करेगा। इससे जो डेटा मिलेगा उसके आधार पर चंद्रमा के टेरेन, टेक्सचर और क्लाइमेट को समझने में आसानी होगी। इस बीच एक और खबर आई जो चंद्रमा के मिशन को गति देने वाली है। अब तक माना यह जा रहा था कि विक्रम लैंडर से अलग हुए प्रोपल्शन मॉड्यूल की लाइफ 3 से 6 महीने की है, लेकिन इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा है, यानी अगर सब कुछ सही रहा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्शन मॉड्यूल
कई सालों तक काम कर सकता है। चंद्रयान 3 का रोवर अब 14 दिन तक चांद की सतह पर खोजबीन करेगा, डेटा जुटाएगा और लैंडर को इसकी जानकारी देगा। फिर लैंडर के जरिए वो जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी। जाहिर है, रोवर प्रज्ञान का चांद से भेजा गया हर एक डेटा सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अहम होगा। अर्थ सीधा है कि चांद के अब तक अछूते ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की पूरी जानकारी जुटाने में रोवर प्रज्ञान लग चुका है। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है, तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। कठिन मिशन और सतह के मुश्किल पार कर प्रज्ञान रोवर अब चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है और लैंडर विक्रम भी एक जगह पर खड़े होकर चांद के वातावरण और चट्टानों के कंपोजिशन का अध्ययन शुरू कर चुका है। और इस काम में मदद कर रहे हैं विक्रम लैंडर पर लगे 3 पेलोड्स। रंभा एलपी जो चांद की सतह की प्लाज्मा के घनत्व का अध्ययन कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल्स हैं। दूसरा पेलोड चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहा है, जबकि इल्सा यानी इक्विपमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी चांद की सतह पर भूकंप, क्रस्ट और मेंटल संबंधी अध्ययन कर रहा है। इसके साथ ही नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चंद्रमा के डायनेमिक्स की जांच भी कर रहा है। चंद्रमा की सतह का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर रहता है। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे। दोनों के काम अलग अलग बटे हुए हैं। रही बात प्रोपल्शन मॉड्यूल की, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा और इसका काम धरती और चांद के बीच कम्युनिकेशन का है। लेकिन बात इतनी नहीं है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप पेलोड है। इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो चांद की कक्षा से धरती के स्पेक्ट्रल और ध्रुवीय पोलराइजेशन को नापेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद तक हिंदुस्तान को पहुंचाकर इतिहास लिखा है और ये इतिहास दर्ज भी हो चुका है। चंद्रमा के अपने ध्रुव पर हिंदुस्तान के प्रज्ञान और विक्रम दोनों खड़े हैं, एक ऐसे सिरे के रहस्यों को उजागर करने जहां तक दुनिया की महाशक्तियां भी नहीं पहुंच सकी। अब तक बात वर्ल्ड ऑर्डर की थी, लेकिन अब नए हिंदुस्तान ने स्पेस ऑर्डर भी बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो 2024 से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक बड़ा मैसेज दिया। योगी ने आज गंदगी की बात, पिछले 8 घंटों से इसी शब्द पर उत्तर प्रदेश के हर गली और मोहल्ले में सियासी गलियारों तक डिबेट हो रही, बातचीत की जा रही है कि योगी ने गंदगी और सफाई पर क्या कहा, अखिलेश यादव इस गंदगी को लेकर क्या बोल रहे हैं और गंदगी का मतलब क्या है। इस हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों का आचार और विचार दोनों समान है। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं।
काम नहीं करेंगे। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता था बड़ी सफाई है। हमने कहा ये केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। बीजेपी क्या करेगी चुनाव से पहले किसी को पता है? कुछ भी होगा चुनाव से पहले। देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता साहब बड़ी सफाई है। हमने कहा ये केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई। ना कोई लाग लपेट, ना घुमा फिरा कर बोलना, डंके की चोट पर एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज। यूपी में सफाई का काम नॉन स्टॉप जारी रहेगा। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता साहब बड़ी सफाई है। हमने कहा ये केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई। और ये सफाई आवश्यक भी थी, नहीं तो स्ट्रीट वेंडर से गुंडा टैक्स लोग वसूली करते थे। योगी ने एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर डाला है, वो है गंदगी। गंदगी का आमतौर पर मतलब होता है वो जगह जो स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन जिस गंदगी की बात योगी कर रहे हैं वो गंदगी समाज की गंदगी है। गंदगी का मतलब माफिया, गुंडागर्दी, वसूली, रंगबाजी, बदमाशी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर बकायदा एक पॉलिसी लाई गई ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानी जो दुकानें सड़कों किनारे हैं उनके लोगों को परेशानियां ना हो। और आप लोग दुकान चलाते हो सड़क किनारे, क्या पुलिस सब परेशान करती है? नहीं सर, कोई परेशान नहीं करता, कोई नहीं। अब बढ़िया दुकान चल रही है। नगर निगम के लोग परेशान करते नहीं करते, नहीं करते। सीएम कह रहे हैं कि आप दुकान चलाते हो रोड के किनारे, पहले पुलिस परेशान करती थी, क्या अभी परेशान करती है? पुलिस वसूली करती है आप लोगों से? नो, कोई नहीं परेशान करती है। वसूली भी नहीं करते जो नहीं, पुलिस वाले नहीं आते अब? नहीं। और नगर निगम के लोग नहीं। तो ये तमाम स्ट्रीट वेंडर्स का यह कहना है कि पहले ये परेशान जरूर होते थे लेकिन अब जो है इन्हें परेशान नहीं किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रीट वेंडर्स का जिक्र करते हुए गंदगी साफ करने की बात की। ये वो समाज है जिसका वोट बैंक के नाम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कभी मजहब के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी क्षेत्रवाद की बात पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनकी वो समस्या दूर की है जिसका जिक्र सिर्फ चुनावी रैली में होता है, लेकिन इसके बाद कोई इनकी बात तक नहीं करता। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, कितना बदलाव आप लोग महसूस करते हैं? पुलिस वाले हो या फिर जो गुंडे हैं, जो कॉलेज वाले हैं, कितना कुछ परिवर्तन दिखता है? बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ। क्या बदलाव? क्या? हाँ, वही जो कि मतलब खा के जाते थे, एक बार सब कुछ बंद हो गया, खाते पैसा अपना दे के जाते हैं। बताइए कि क्या जो गुंडई होती थी, जो दुकानदारों से छोटे, आप लोग के साथ बंद हो गया? वो बहुत बंद हो गया, हम लोग को बहुत सुधार आया। महिलाएं खुले आम आए जाए, कोई डर नहीं है। अखिलेश के राज में भैया हम आपसे क्या बताएं, यादव लोग का भाव बढ़ गया था। देखिए, अब आप लोग से जो वसूली होती थी, पहले कोई मारपीट कर लेता था, पैसे नहीं देता था, और या गुंडे हो या फिर पुलिस वाले हो, अब उसमें कितना बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ठीक है बदलाव, लेकिन ऐसा मांगू कुछ नहीं। अब आप लोगों के साथ गुंडा वसूली, मारपीट नहीं होती है? नहीं। केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में करीब 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इनमें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के वेंडर्स शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसमें से करीब 22 लाख स्ट्रीट वेंडर्स यूपी में हैं। लेकिन मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी से 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। भैया, नाम क्या है आपका? सोनू भैया। अच्छा, ये बताइए, कोई आपको यहाँ इस वक्त लगाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुलिस वाला कोई परेशान करता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी चीज की दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही। कोई परेशान करता है पुलिस वाला? नहीं, कोई परेशान नहीं। कोई परेशान नहीं करता, सब ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं लेता? नहीं, कोई नहीं लेता लगाने का। कोई रिश्वत लेता हो या फिर किसी तरीके से हफ्ता वसूली होती है अथॉरिटी की तरफ से, कुछ परेशानी? नहीं, यहाँ आपको कुछ नहीं देना पड़ता, बिल्कुल फ्री है। योगी सीधे सीधे बोलते हैं, अखिलेश यादव घुमा फिरा कर लिखते हैं। कभी संतों की वाणी की बात करते हैं तो कभी मिजाज को हाईलाइट करते हैं।
अखिलेश यादव शायद इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, दलितों के पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, क्योंकि कोई भी चुनाव मुद्दे पर लड़ा जाता है और यही अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती है। योगी के सामने चुनावी मुद्दा खड़ा करना अखिलेश के लिए सबसे बड़ा टास्क है। यूपी में क्या क्या चुनावी मुद्दे नहीं हैं? हिंदू मुसलमान, दंगा, सरकार की जातिगत नीतियां, क्राइम, करप्शन, विकास, बेरोजगारी। मैं विनोद मिश्रा पिछले 17 सालों से लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहा हूं। मैंने मायावती की सरकार देखी, अखिलेश का राज देखा और अब योगी का गवर्नेंस भी देख रहा हूं। जो सबसे खास बात इस सरकार में है वो है राजधर्म। इसी पथ पर चलकर योगी आदित्यनाथ बिना रुके, बिना हिचकिचाए उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। जो वर्ग कल तक उनके खिलाफ खड़ा था, आज योगी आदित्यनाथ के साथ है, उनकी तारीफ करता है। अब उत्तर प्रदेश जाति के फेर में नहीं फंसता। यूपी का पूरा फोकस अब योगी नीति के आसपास है। चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। इस वक्त पूरे देश में 24 की बात हो रही है। 24 मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव, भारत माता की जय, भारत माता की, जिसके लिए गठबंधन हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं और नए नए उम्मीदवार भी उतर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ यूपी की सीमाओं के बाहर हो रहा है। यूपी में तो बस योगी ही हैं। यूपी में एनडीए सीधे सीधे 80 सीट का दावा कर रहा है, क्लीन स्वीप की बात कर रहा है। लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तरफ से न तो सीटों का फॉर्मूला फाइनल हुआ, ना ही सीट जीतने का दावा। हाँ, दावा तो अखिलेश यादव ने भी किया है, वो भी पूरे 80 सीट का किया। लेकिन अखिलेश के दावे में कितना सच है, ये थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर समझा जा सकता है। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव लड़े, 2014 और 2019। इन दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। 2014 के चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 सीटों में से 73 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% का रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2014 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली और वोट महज 22%। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी बाजी बीजेपी ने मारी। बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की और वोट शेयर 50%। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 18 का रहा। बुआ बबुआ की जोड़ी चुनावी मैदान में औंधे मुंह गिरी। इधर यूपी में 24 का सेमीफाइनल होने वाला है। यूपी के घोसी में उपचुनाव होने वाले हैं। घोसी में चुनाव तो विधानसभा का है, लेकिन इस चुनाव को यूपी के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव में एक साथ कई फॉर्मूलों का टेस्ट होना है। घोसी में अखिलेश और योगी के बीच डायरेक्ट फाइट होने वाली है। योगी से बैक टू बैक चुनाव हार चुके अखिलेश अब घोसी में जीत का दावा कर रहे हैं। जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। देश की सियासत की सबसे पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये बात घोसी के इस विधानसभा उपचुनाव पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है। 2024 के लिए घोसी का घमासान काफी अहमियत रखता है।